बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जिस मौजू पे मैंने बात करनी है वो आपको याद होगा, चंद दिन पहले मैंने FATF का जो इशू है उसके ऊपर आपसे बात की थी और जिस खदशे का मैंने इज़हार किया था वो मेरा खदशा ठीक साबित हुआ और FATF जो म्यूचुअल एवेल्यूएशन था उसके नतीजे में पाकिस्तान को एक नया एक्शन प्लान उन्होंने दे दिया। पाकिस्तान इस हवाले से एक यूनिक कंट्री है कि जिसको एक तरफ तो एक एक्शन प्लान दिया हुआ था तो ऐन उसी वक्त म्यूचुअल एवेल्यूएशन के लिए सिलेक्ट कर लिया। देखें, जून 2018 में पाकिस्तान को जब ग्रे लिस्ट में डाला गया तो 27 नुकात का एक एक्शन प्लान दिया गया इस मैंडेट के साथ कि एक साल के अंदर पाकिस्तान 27 नुकात पे अमल दरामद करेगा तो उसको ग्रे से निकाल के वाइट लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। जून 2019 से पहले ये पता चल चुका था कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से नहीं निकलेगा क्योंकि पाकिस्तान ने चंद नुकात पे अमल किया था और बाकी रह गए थे। उसके बाद पाकिस्तान को एक्सटेंशन दी गई। एक्सटेंशन के बाद एक दफ़ा एक्सटेंशन दी गई 3 माह की, फिर 3 माह की एक्सटेंशन दी गई। उसके बाद आपको याद होगा कि कोविड आ गया था, तो कोविड के बाद फिर पाकिस्तान को एक्सटेंशन दी गई और ये जो लास्ट प्लेनरी अभी पेरिस में हुई है जून 2021 में, उसमें उन्होंने पाकिस्तान को लार्जली कंप्लाइंट करार दे दिया 27 में से 26 नुकात के ऊपर। एक जो नुकता था वो उस पर उन्होंने कहा जी पाकिस्तान कंप्लाइंट नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ एक और प्रोसेस भी उन्होंने चला दिया। आपको याद होगा कि 2014 में भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था और उस वक्त की हुकूमत जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत थी, उन्होंने उससे पे एक्शन प्लान पे अमल किया और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलवा लिया था। अब 2019 में दोबारा पाकिस्तान को म्यूचुअल एवेल्यूएशन के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। हालांकि पाकिस्तान की हुकूमत बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप हमें एक एक्शन प्लान आपने दिया हुआ है और आपने कभी भी किसी कंट्री को साइमल्टेनियसली 2 नहीं चलाए, तो ये इससे पाकिस्तान को एक प्रोसेस से आप डिलीट कर दें फॉर टाइम बीइंग, और जब एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो आप उसके बाद दूसरा प्रोसेस को चलाएं। लेकिन पाकिस्तान की नहीं सुनी गई और जून 2019 में पाकिस्तान को दोबारा से उन्होंने म्यूचुअल एवेल्यूएशन के लिए सिलेक्ट कर लिया। जब म्यूचुअल एवेल्यूएशन के लिए सिलेक्ट किया तो जो पहली रिपोर्ट आई, देखिए पूरी दुनिया के लिए जो रिकमेंडेशंस हैं FATF की वो 40 हैं। अब मैं अपने देखने वालों को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके बताऊँ। एक तरफ आपने एक्शन प्लान 2018 में दे दिया जो 27 नुकात पर मुश्तमिल है, जो बाकी 40 नुकात जो रिकमेंडेशंस हैं उनकी, जब उनकी बुनियाद पे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को जज किया तो जो पहली रिपोर्ट आई उसमें 100 के लगभग डेफिशिएंसीज उन्होंने आइडेंटिफाई की कि 100 से ज़्यादा डेफिशिएंसीज हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान को अपनी कंप्लाइंस करनी पड़ेगी। उसके बाद जो प्रोग्रेस रिपोर्ट उन्होंने अपनी दी उसके ऊपर, तो 40 में से जो 40 रिकमेंडेशंस थी उनमें से 31 पे पाकिस्तान को उन्होंने कंप्लाइंट करार दे दिया और इसकी रिपोर्ट जो है पिछले मार्च के बाद उन्होंने इस प्लेनरी में जाके पेश कर दी। लेकिन इस दौरान भी 2 जो रिकमेंडेशन थी उन पर मज़ीद पाकिस्तान कंप्लाइंट हो गया तो 7 बाकी रह गई। अब उन 7 पे एक नया एक्शन प्लान उन्होंने दे दिया है। उस एक्शन प्लान के जो चीदा नुकात हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ।
एक तो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के बारे में, पाकिस्तान को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में ये ज़्यादातर नुकात हैं इसके अंदर। जो पहला एक्शन प्लान था वो टेररिस्ट फाइनेंसिंग के हवाले से था। इसके अंदर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस से मुराद ये है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल कोऑपरेशन करेगा अगर किसी भी मुल्क को कोई मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर या टेररिस्ट फाइनेंसिंग के अंदर कोई बंदे मुलविस हुए तो उनकी इंफॉर्मेशन दुनिया के बाकी ममालिक के साथ उसको शेयर करेगा, और बाकी ममालिक अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहेंगे तो उनके साथ वो इंफॉर्मेशन भी शेयर की जाएगी, और अगर उनको कोई मतलूब अफराद हुए तो उनको पकड़ने में भी उनकी मदद की जाएगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक तो ये है। दूसरा जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग के हवाले से है, देखें यूएन की 2 रेजोल्यूशंस हैं 1267 और 1373। ये 9/11 के बाद यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की ये दोनों रेजोल्यूशन पास हुई थी। ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के हवाले से थी। इसी की मॉनिटरिंग और वॉच डॉग के लिए जो मैंडेट है वो FATF को दिया गया है। तो ये FATF की कंप्लायंस ना करने का मतलब ये है कि आप यूएन की उन रेजोल्यूशंस जो कि मुत्तफ़िका रेजोल्यूशंस पास हुई हैं उनकी वायलेशन कर रहे हैं, और पाकिस्तान बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल कंट्री ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि उसको ये लेबल किया जाए कि वो यूएन की रेजोल्यूशंस की वायलेशन कर रहा है, क्योंकि यूएन की रेजोल्यूशंस की वायलेशन के नतीजे में सैंक्शंस लग सकती हैं किसी भी मुल्क के ऊपर। इसी वजह से आप देखें कि पाकिस्तान ने बड़ी तेज़ी से अपने आप को कंप्लाइंट किया, और पिछले 2-3 सालों में आप ये देखें कि पाकिस्तान ने काफ़ी इसके ऊपर काम किया है, और मिलिट्री और सिविलियन जो इस्टेब्लिशमेंट है वो दोनों एक पेज के ऊपर है। इसी वजह से इस पे खासी बेहतरी भी आई है। लेकिन अब जो बाकी नुकात हैं उनमें से एक तो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया, इंटरनेशनल कोऑपरेशन के बारे में बता दिया। एक इसमें DNFBP है जिसमें 4 शोबे, टोटल तो पूरी दुनिया के लिए 5 हैं लेकिन पाकिस्तान के लिए 4 शोबे हैं। एक रियल स्टेट एजेंट्स हैं, एक ज्वेलर्स हैं, एक लॉयर्स हैं, चौथे अकाउंटेंट्स हैं। दुनिया में पूरी कसिनो जो है वो 5वें नंबर पे है, क्योंकि पाकिस्तान में कसिनोज तो हैं कोई नहीं। तो ये 4 शोबे जो हैं, बस रियल स्टेट एजेंट्स से ये कहा जा रहा है कि आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी की जो डील हो उसमें आप जो बायर और सेलर है उन दोनों की इंफॉर्मेशन शेयर करें, उनका बाकायदा डेटा आपके पास हो। और अगर आप ये समझते हैं कि फ़र्ज़ किया एक बंदा है उसने 50 लाख रुपए का एक प्लॉट ले लिया है, लेकिन उसकी आमदन जो है या उसकी मंथली इनकम जो है 50,000 रुपये है, तो आपने एक STR जनरेट करनी है, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, कि ये बाकी पैसे उसके पास कहाँ से आए हैं। 50,000 रुपये महीने कमाने वाले ने 50 लाख रुपए का प्लॉट कैसे ले लिया है, फिर उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, वरना ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस इसके ऊपर बन सकता है। इसी तरह लॉयर्स के पास जो उनके क्लाइंट्स आते हैं उनकी हवाले से उनको अपना डेटा जो है वो अपडेट रखना पड़ेगा। उनकी जो वर्थ है, फाइनेंशियल वर्थ, उसके बारे में उनके पास डेटा होना चाहिए। इस तरह ज्वेलर्स जो हैं उनको अपनी रसीद दिखानी पड़ेगी, रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। मसलन मैं जाके अगर फ़र्ज़ किया मेरी तनख्वाह 50,000 है और मैं 50 लाख का सोना ख़रीद रहा हूँ, तो इसके ऊपर एक STR जो है वो जनरेट हो सकती है, और वो जो ज्वेलर है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने वो इन्फॉर्मेशन FBR से जो मुतल्लिक़ा इदारे हैं उनके साथ जो है वो शेयर करनी है। तो खासा कम्प्लेक्स है, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं, देखें एक तो पाकिस्तान के हवाले से ये दोनों प्रोसेस जो चलाए गए और पाकिस्तान को एक यूनिक मुल्क के तौर पर ट्रीट किया गया, ये एक ज़्यादती है। और दूसरा, बिल्कुल मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है कि FATF एक सिर्फ टेक्निकल ये इदारा नहीं है, एक सियासी इदारे के तौर पे भी और आर्म ट्विस्टिंग के लिए भी उसको इस्तेमाल किया जाता है। उसमें आप देख लें कि US की जो विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स फ्राम अफ़गानिस्तान है, जो IMF का प्रोग्राम है, जो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात हैं, जो हम पूरे रीजन के अंदर जो पाकिस्तान का रोल है,
और ख़ासकर जो अफ़गानिस्तान का पीस प्रोसेस है उसके हवाले से जो रोल है, और ये जो FATF की सारी बातचीत है, ये सारी आपस में इंटरलिंक्ड है। अगर आप किसी एक चीज़ को आइसोलेशन में देखने की कोशिश करेंगे तो आपको पूरी बात समझ नहीं आएगी। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी समझता हूँ और मुझे ये कहना चाहिए कि ये जो FATF की रिक्वायरमेंट्स हैं, ये अल्टीमेटली हमारे पाकिस्तान के भी मफाद में है कि हम अपने हाउस को इन ऑर्डर करें, रिट ऑफ द स्टेट को कायम करें, रियासत की रिट को मजबूत करें, मुल्क के अंदर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी करें, क्योंकि अल्टीमेटली ये हमारे मफाद में है। अगर हमने इस रियासत को वाइबल रियासत के तौर पे पूरी दुनिया में इस्टेब्लिश करना है, और माशाल्लाह से हम पाकिस्तान के जो 21 और 22 करोड़ लोग हैं और हम न्यूक्लियर स्टेट हैं और हम रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, तो हमें अपनी इस रिट को कायम रखने के लिए भी ज़रूरी है कि अपने हाउस को इन ऑर्डर करें, अपनी चीज़ों को अलाइन करें, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी करें, और दुनिया पूरी के सामने ये इस्टेब्लिश करें कि हम रिस्पॉन्सिबल स्टेट हैं, हम वाइबल स्टेट हैं, और हम जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं उन पे अमल दरामद करने वाले लोग हैं। और हमें आहिस्ता आहिस्ता उस जानब मूव करना है कि जहाँ पे हमें, लेकिन मैं आपको बताऊँ अभी जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें मैं कोई खुशफहमी क्रिएट नहीं करना चाहता। कम अज़ कम 1 साल हम मज़ीद ग्रे लिस्ट के अंदर रहेंगे, और हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं, जो रेगुलेटर्स हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, FBR है, SCCP है, नेक्टा है, FMU है, इसी तरह पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उन सबको एक पेज पे आके एक सिंक्रोनाइज तरीके से इस पे मज़ीद मेहनत करनी पड़ेगी। जब हम मज़ीद इस पे काम करेंगे तो उम्मीद है कि हम ग्रे लिस्ट से निकलकर वाइट लिस्ट में आने में भी कामयाब हो जाएंगे। तो महताब हैदर को नए व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।